हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आचार्य मुकेश कश्यप। मैं हूँ वैशाली और बच्चों आज हम विज्ञान कक्षा 10 का पाठ 1 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों आप देखोगे कि इसमें पहला टॉपिक जो है हमारा, पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखो बच्चों इसका क्या मतलब है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा पदार्थ लो और उनको मिलाओ, ठीक है, उनके मिलाकर एक अभिक्रिया कराओ और क्या हो, कोई नए टाइप का पदार्थ बने, ठीक है, नए तरीके का पदार्थ बने जिसके जो गुणधर्म हो, यानी उसकी जो खासियत हो, उसके जो गुण हो वो क्या हो, जो आपने पहले पदार्थ लिए थे उनसे अलग हूँ। तो ऐसी जो हमारा बनता है हम पे, ऐसी जो हमारी अभिक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आपकी जो दैनिक जीवन है उसमें जो आप यूज़ करते होंगे उसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा दूध होता है, दूध से हम पनीर बनाते हैं। तो दूध से जो पनीर बनता है वो एक रासायनिक प्रक्रम है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, दूध के अंदर आप कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हो जिससे वो फट जाए, ठीक है। जैसे आप या तो उसके अंदर क्या मिलाओगे, नींबू मिलाओगे, आप उसके अंदर सिरका मिलाओगे, ठीक है। तो आपने दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलाए, यानी दो पदार्थ तो मिलाए, उसके बाद क्या बना, उससे एक पनीर बना। तो अगर आप देखोगे जो पनीर होता है उसके गुणधर्म यानी उसके जो गुण हैं वो दूध से कितने अलग होते हैं, ठीक है। दूध कैसा है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है, पानी जैसी अवस्था में होता है, ठीक है। द्रव अवस्था मतलब जो पानी जैसी अवस्था है। जबकि जो पनीर है हमारा वो कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी काफ़ी सारे गुण उसके पनीर के दूध से अलग होते हैं। इसी तरीके से बच्चों देखो इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, 2Mg + O2 gives us 2MgO, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे Mg मैग्नीशियम है और O2 ऑक्सीजन है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगली अपने आगे बढ़ते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों के गुणधर्मों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि गुणधर्म उसके बदलेंगे, तो वो क्या क्या गुणधर्म होंगे जिनमें बदलाव होगा। तो देखते हैं, पहला है हमारा रंग परिवर्तन। यानी जो भी आपकी अभिक्रिया हुई है तो जो पहले पदार्थ आपने लिए थे और जो आपका दूसरा पदार्थ बना है उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। उसके अलावा अवस्था परिवर्तन, यानी कि अवस्था परिवर्तन कैसे होगी, मैंने अभी आपको समझाया कि दूध कैसा था, द्रव अवस्था में था और किस में बदल गया, वो ठोस अवस्था में बदल गया जब वो पनीर बना। तो तापमान परिवर्तन, यानी कि जब भी आप कोई अभिक्रिया करते हो तो उसके तापमान में क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। और साथ ही साथ एक और होता है, वो क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। यानी कभी कभी आप क्या देखोगे अभिक्रिया में, कोई कोई अभिक्रिया ऐसी होती है कि उसमें क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, यानी गैस अभिक्रिया में बाहर निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम गैस का उत्सर्जन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी जो अभिक्रिया हमने की, कहाँ करोगे आप अभिक्रिया, किसी प्रयोगशाला में करोगे, अपने दैनिक जीवन में करोगे, ठीक है। तो जब आप कोई अभिक्रिया करते हो तो उसको दिखाओगे किस तरीके से, आपने वो अभिक्रिया करी, ठीक है, लेकिन अब मैं कहूँ उस अभिक्रिया को आप किसी तरीके से कॉपी पे लिख के हमें बताओ, तो या तो आप पूरा लंबा चौड़ा लिखो कि आपने ये करा वो करा, उसके बाद आपकी अभिक्रिया हुई। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या कर रखा है, हर पदार्थ के लिए, हर तत्व के लिए चिन्ह बना रखे हैं, प्रतीक चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं। तो हम उन चिन्हों का, उन प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए। जैसे कि यही एग्जाम्पल जो ऊपर लिया हुआ था हमने, 2Mg, यानी हमने मैग्नीशियम को Mg से दिखाया है, ऑक्सीजन को O2 से दिखाया है और साथ में हमारा क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब आप देखेंगे कि मैं कहती कि मैग्नीशियम को हम वायु में, ठीक है, वायु में लाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो वो वायु की बात हुई, अब आप यहाँ वायु लिखते, मैग्नीशियम लिखते, कहते कि हमने मिलाया है, उसकी जगह हमने क्या किया, एक तरीका दे दिया, उसको दर्शाने के लिए क्या करा, प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जिससे क्या हो गया, हमारी अभिक्रिया एकदम आसानी से हमें समझ में भी आई और लिखने में छोटी भी हो गई। और साथ ही साथ बच्चों इसमें एक बात कही गई है कि प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं भी प्रदर्शित की जाती हैं। तो भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करने से मेरा क्या मतलब है, भौतिक अवस्थाएं मतलब कि वो किस अवस्था में है, वो ठोस में है, द्रव में है, गैस में है। तो अगर आप देखेंगे जो अभिक्रिया है 2Mg, उसके आगे ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। तो बच्चों इस S का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड यानी कि
ठोस अवस्था। ठीक है, अगर आप कहीं पे देखो कि जी, जैसे कि ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है, जी, तो जी का मतलब है गैस अवस्था, यानी कि ऑक्सीजन किस में है, गैस में है, ये बात हम सब जानते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, ठोस होता है, एक धातु है तो इसलिए ठोस है। कहीं कहीं पे आपको एल मिलेगा लिखा हुआ, तो एल का मतलब होता है बच्चों द्रव, यानी कि वो द्रव अवस्था में है। उसके अलावा एक आपको और मिलेगा जो होगा ए क्यू अगर आपको लिखा मिले तो इसका मतलब होता है जलीय विलयन, यानी वो जो भी पदार्थ है वो जल में घुला हुआ है, यानी उसका जल के साथ एक विलयन बना हुआ है। तो ये हमें अभिक्रिया के आगे दिखाना ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो हमने पदार्थ लिया है वो किस अवस्था में था। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, पहला अभिकारक देखते हैं। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक कहलाता है। उत्पाद ऐसा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमें मिलता है वो क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। तो बच्चों आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। देखो अभिकारक क्या था, जब आपने दूध लिया और नींबू डाला दूध में, तो वो नींबू और दूध अभिकारक थे, जबकि जो पनीर बना वो हमारा उत्पाद था। अब आप इसको किस तरीके से देख के पहचान सकते हो कि क्या अभिकारक है क्या उत्पाद है, उसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। जब भी आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया दी हो, जैसे हमारे पास ये Mg+O2 gives us 2 MgO है, ये बच्चों जो बीच में निशान होता है तीर का, इसे हम बोलते हैं gives us। ठीक है, गिव्स अस यानी हमें देता है, क्या दे रहा है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इस तीर से यानी इस गिव्स अस वाले साइन से या निशान से पहले का जो हमारे पास है, यानी Mg और O2, ये सब हमारा अभिकारक है, यानी ये अभिक्रिया में भाग ले रहा था। और इस तीर के बाद जो हमें मिलता है, यानी कि जो हमें मिला है अभिक्रिया से, वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कभी नहीं भूलना कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है बच्चों हमारा कंकाली एवं संतुलित समीकरण। तो कंकाली और संतुलित समीकरण क्या होती है, अभी हमने समीकरणें पढ़ी थी, रासायनिक समीकरण। अब उसके प्रकार ही हैं कंकाली और संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण क्या होती है, वे समीकरण जो संतुलित नहीं होती कंकाली समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो जो समीकरण संतुलित नहीं होती, तो पहले तो हमें ये समझना है कि संतुलित समीकरण क्या है। तो एक बार संतुलित समीकरण देख लेते हैं। जब किसी समीकरण के अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों के अणुओं की संख्या बराबर होती है, तो ऐसी समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। तो देखो बच्चों इसका क्या मतलब है, मतलब जो आपका अभिकारक था और जो उत्पाद था, तो अभिकारक में जितने अणु थे उतने ही क्या होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। अगर आप संतुलित समीकरण वाली उदाहरण को देखें तो देखेंगे N यानी नाइट्रोजन इसमें 2 है और हाइड्रोजन इसमें 3 दूनी 6 है। आप देखेंगे 3 लिखा है, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, तो जो बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी गुणा हो जाती है। जो नीचे लिखा होता है, ऐसे नीचे करके लिखा होता है तत्व के, उससे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 यानी कि हम पे 6 है। और अगर आप उधर साइड जाओगे तो देखोगे नाइट्रोजन भी कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन इधर भी 6 है। किस तरीके से, बाहर 2 से गुणा हो रही है। जो बाहर 2 से गुणा होती है वो उस तरीके से होती है जैसे आप मैथ्स में करते हैं ना, ब्रैकेट लगाते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसकी गुणा सबसे होती है। तो इसी तरीके से इस 2 की गुणा नाइट्रोजन यानी N से भी हो रही है, और इस 2 की गुणा हाइड्रोजन यानी H से भी हो रही है। H 3 है इसलिए 3 दूनी 6 हो गया, और नाइट्रोजन सिर्फ 1 ही था इसलिए बाहर उसकी गुणा 2 एकम 2 ही हुई, तो वो 2 हो गया। तो आप देखा कि दोनों साइड क्या था, दोनों ही तरफ यानी अभिकारक और हमारा उत्पाद जो है, दोनों तरफ क्या है, हमारी बिल्कुल तत्वों की संख्याएं बराबर आ रही हैं। तो यही हमारी संतुलित समीकरण होती है। और संतुलित समीकरण अगर आप नहीं लिखते हैं, आप असंतुलित लिखते हैं यानी कंकाली लिखते हैं, क्योंकि जो समीकरण संतुलित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। तो यानी अगर जो आप वो अभिक्रिया लिखेंगे तो वो गलत होती है। आपको हमेशा क्या लिखनी होती है, संतुलित ही समीकरण लिखनी होती है। और आपको हमेशा आपकी जो किताबें होती हैं उसमें भी आपको संतुलित समीकरण ही मिलेगी। तो अब आप कंकाली समीकरण को देखो, उसका उदाहरण N2 + H2 gives us NH3। अब आप यहाँ देखोगे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 2 हैं, किधर तरफ, अभिकारक की तरफ। ठीक है, यानी ये दोनों 2 हैं। अब अगर आप दूसरी साइड जाओ यानी उत्पाद की तरफ, तो नाइट्रोजन वहाँ पे सिर्फ 1 है और हाइड्रोजन 3 है, यानी ये रिएक्शन यानी ये अभिक्रिया क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। तो जब ये संतुलित नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण बोलेंगे। तो आपको ये दोनों अच्छे समझ में आ गई। तो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।
ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो, ठीक है। और कल के अब जो हम अगला वीडियो लेके आएंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम पढ़ेंगे कि समीकरण को आखिर संतुलित करते कैसे हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि समीकरण असंतुलित है, उसे आपको क्या करना है, संतुलित करना है। और आगे आप ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।